जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है VSLD एजुकेशन अड्डा। मुग़ल कालीन ऐतिहासिक इमारतें, जिसमें हम लोग जहांगीर स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने पार्ट 7 के 3 का A कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम जहांगीर स्थापत्य कला की इमारतों के बारे में पढ़ रहे थे, जो भी जहांगीर के शासनकाल में इमारतें बनाई गई थी, जिसमें हमने अकबर का मकबरा, ठीक है, मरियम टॉम का मकबरा, अनारकली का मकबरा और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, इसका अच्छे से अध्ययन किया था। बिल्कुल गहनता के साथ में हमने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझा था। और बाकी की जहांगीर के शासनकाल में जो शेष इमारतें रह गई हैं, आज हम उसी का मुग़ल कालीन ऐतिहासिक इमारतें पार्ट 7 के 3 का भी उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जहांगीर स्थापत्य कला का, जिसमें आज हम जो भी शेष इमारतें हैं आज उनका अध्ययन करेंगे। जहांगीर के शासनकाल में जो भी इमारतें बनवाई गई हैं, ठीक है, जैसे कि शेष इमारतें जो हमारी रह गई हैं वो देख लेते हैं। आज हम किन किन का अध्ययन करेंगे इस पार्ट में। तो हम लोग एतमादौला के मकबरे का अध्ययन करेंगे, अच्छे से ये जानेंगे कि एतमादौला कौन थे, इनके जीवन परिचय का पूरा विस्तार से अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। जहांगीर के मकबरे का अध्ययन किया जाएगा और नूरजहां के मकबरे का अध्ययन किया जाएगा। बाकी की जो भी शेष इमारतें रह जाएंगी जहांगीर स्थापत्य कला में, ठीक है, जैसे शालीमार बाग है, आसफ खां का मकबरा है, ठीक है, और आगरा के किले में न्याय की जो जंजीर बनवाई थी या लगवाई थी जहांगीर ने, वो है, तो वो भी हम अच्छे से डिटेल में पार्ट 7 के 3 के C में उसको अच्छे से समझेंगे। लोग आज बात करेंगे एतमादौला के मकबरे की, जो सबसे महत्वपूर्ण मकबरा है मुग़ल कालीन इतिहास में भी देखा जाए तो, ठीक है। उनके साम्राज्य में एक हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, और एक मुमताज महल का जो ताज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक मकबरा ही है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और महत्वपूर्ण मकबरा है, विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे और अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। एतमादौला का मकबरा, जिसे जो कि ग्यास बेग का भी मकबरा कहा जाता है, क्योंकि ये ग्यास बेग का ही है, मिर्जा ग्यास बेग का ही मकबरा है, ठीक है। और जो मिर्जा ग्यास बेग थे, इनको जो उपाधि दी गई थी एतमादौला की, ये जहांगीर के द्वारा दी गई थी। जब नूरजहां के साथ में जहांगीर का विवाह होता है तब मिर्जा ग्यास बेग थे, उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आता है और उनको उच्च पद भी जहांगीर के शासनकाल में दिया जाता है, ठीक है। एतमादौला का जो अर्थ होता है वो होता है राज्य का स्तंभ, ठीक है। क्या होता है? राज्य का स्तंभ एतमादौला का अर्थ होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एतमादौला के मकबरा के बारे में अच्छे से जब जानकारी ले रहे हैं तो क्यों ना हम मिर्जा ग्यास बेग का पूरा जीवन परिचय जो है उसके बारे में भी हम लोग जाने, ठीक है। मिर्जा ग्यास बेग के जीवन परिचय में हम लोग ग्यास बेग का तो अध्ययन करेंगे ही, साथ में उनकी बेटी नूरजहां और उनके भाई आसफ खां के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। नूरजहां के भाई आसफ खां के बारे में भी अच्छे से हम लोग जानेंगे। चलिए तो आज हम लोग बात कर लेते हैं मिर्जा ग्यास बेग जो है, इनका परिवार कैसे था, कहाँ पर रहते थे ये लोग, आज सारी अच्छे से विस्तृत रूप से पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि जो एतमादौला थे, इनका जो परिवार था, ठीक है, यह एक ईरान की राजधानी तेहरान के ये लोग मूल निवासी थे। इनके जो पिता थे, ठीक है, जिनका नाम था ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, ठीक है, इनका नाम जो था, इनके पिता का नाम, एतमादौला के पिता का नाम जो था वो ख्वाजा मोहम्मद शरीफ था, ठीक है, जो एक अच्छे फारसी कवि भी थे, ठीक है। और यह ईरान के राजा मोहम्मद खान टकेलू व उसके पुत्र सुल्तान टाटर के यहाँ सेवा में लगे हुए थे, जहाँ पर इन्होंने सूबेदार के पद पर भी कार्य किया, ठीक है, ईरान के शाह के यहाँ पर, और वजीर के पद पर भी यह रहे थे, ठीक है। तो 1524 से 1576 के बीच में इन्होंने ईरान के शाह के यहाँ सेवा ग्रहण की, ठीक है, और उसके बाद में 1576 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एतमादौला का जो पूरा परिवार था उनके ऊपर दुखों का संकट आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अब ये पूरी डिटेल अभी अच्छे से मैं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा बात कर लेते हैं जो एतमादौला के पिता थे उनके पुत्र कितने थे, ठीक है। चलिए इस पर थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग। तो एतमादौला के जो पिता थे, ठीक है, ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, इनके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का जो नाम था वो मोहम्मद ताहिर वासली था, ठीक है। क्या नाम था इनका? मोहम्मद ताहिर वासली, जो कि एक फारसी के विद्वान व्यक्ति थे और यह एक कवि भी थे, ठीक है। यह वासली की कलम नाम से
कविताएं भी लिखा करते थे, जो बहुत विद्वान थे। और मोहम्मद ताहिर वासली जो थे अपने पिता के साथ ही ईरान के जो राजा थे उनके यहाँ पर सेवा में लगे हुए थे, ठीक है, वहाँ कार्य करते थे उनके दरबार में। और मिर्जा ग्यास बेग जो थे, ठीक है, ये इनके सबसे छोटे बेटे थे। जो हम लोग एतमादौला की बात कर रहे हैं ये मिर्जा ग्यास बेग ही हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, मिर्जा ग्यास बेग। एतमादौला के पिता की मृत्यु 1576 में हो जाती है, तो इनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, ठीक है। वो कैसे टूट पड़ता है देख लीजिए, समझ लीजिए। इनके परिवार पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है। अरे देशद्रोह का आरोप, हाँ देशद्रोह का आरोप लग जाता है, ठीक है। क्यों लग जाता है वो भी समझ लेते हैं कि क्यों लग जाता है। देखिए, जो ईरान के राजा थे, ठीक है, मोहम्मद खान टकेलू, उनके पुत्र सुल्तान टाटर की हत्या कर दी जाती है, जिसका इल्जाम, इसका पूरा इल्जाम, इसकी मृत्यु का पूरा इल्जाम किस पर आ जाता है, ठीक है, तो वो आ जाता है मिर्जा ग्यास के परिवार पर। ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के जो पुत्र थे, मतलब मिर्जा ग्यास के जो पिता थे, इनके सबसे छोटे बेटे मिर्जा ग्यास बेग को, ठीक है, वह इनके परिवार को देश निकाला कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? देश निकाला, ठीक है, मतलब देशद्रोह का आरोप लग जाता है। और मिर्जा जो ग्यास बेग थे, इनके जो भाई थे मोहम्मद ताहिर वासली को, इनको तो सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद में जो मिर्जा ग्यास थे, इनके परिवार को, इनकी पत्नी को व इनके बच्चों को देश निकाला कर दिया जाता है और वहां से इनको भगा दिया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भगाया जाता है ना तो मात्र इनके पास में कुछ थोड़ी बहुत संपत्ति होती है, मतलब थोड़े बहुत हीरे जवाहरात होते हैं, वो भी बाद में लुटेरों के द्वारा लूट लिए जाते हैं। तो मिर्जा जो ग्यास बेग थे वो बहुत परेशानी के साथ में मुगल दरबार में पहुंचते हैं। तो पूरी हिस्ट्री को हम जानेंगे अच्छे से, ठीक है। जब देश निकाला उनको दे दिया जाता है तो वह मिर्जा ग्यास बेग क्या करते हैं, इनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी उस समय, ठीक है, जिनका नाम था असमत बेगम। यह अपने बच्चों के साथ में, जो कि 2 पुत्र थे जिनका नाम था, एक का नाम मोहम्मद शरीफ जो अपने दादाजी के नाम पर ही रखा गया था, ठीक है, ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के नाम पर, और एक बेटे थे इनके आसफ खां, ठीक है। ये लोग भी इनके साथ में ही थे जब मिर्जा ग्यास बेग को, इनके पिता को देश निकाला कर दिया गया था, ठीक है। और एक बेटी भी थी इनकी सहेलिया बेगम, ये भी इनके साथ थी उस समय। और छोटे छोटे बच्चे थे ये, ठीक है, और गर्भवती ये थी उस समय, जो कि बाद में मेहरुनिसा को जन्म देंगी, जो कि ये नूरजहां के नाम से फेमस हैं। जब इनको देश निकाला कर दिया जाता है तो इनको केवल 2 खच्चर के साथ वहां से ये क्या करते हैं, अपने बीवी व बच्चों को लेकर कंधार अफगानिस्तान की ओर रवाना हो जाते हैं। बस देखिए, बस केवल 2 मतलब खच्चरों के साथ में, और कंधार के लिए, ईरान से सीधा कंधार के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, ठीक है। और उस बीच में देखिए पैदल चलते हैं खुद, और अपने बच्चों को खच्चर पर बैठाल देते हैं, मतलब बहुत परेशानी वो उठाते हैं, ठीक है, मिर्जा ग्यास बेग जो होते हैं। अच्छा, मिर्जा ग्यास बेग जो थे, इनके टोटल जो बच्चे हुए थे वो टोटल 7 बच्चे हुए थे, जिसमें से 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा बेटा जो था वो मोहम्मद शरीफ, उसके बाद में आसफ खां, फिर इब्राहिम और फिर इफ्तिखार, ठीक है। और इनकी 3 पुत्रियां हुई थी। सबसे बड़ी बेटी थी सहीला बेगम, उसके बाद में नूरजहां जिसे मेहरुनिसा के नाम से जाना जाता है, और एक थी मनीजा बेगम, ठीक है। लेकिन जब इन पर विपत्ति आई थी, जब इनको देश निकाला किया गया था, तो उस समय इनके 2 पुत्र थे साथ में और एक बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी सहीला बेगम, ठीक है। और नूरजहां जो थी वो गर्भ में थी उस समय, ठीक है, क्योंकि असमत बेगम जो थी वो गर्भवती थी उस समय। और ठीक है, जब कंधार अफगानिस्तान के लिए प्रस्थान कर देते हैं एतमादौला, तो बहुत दुखों का पहाड़ इन पर टूट पड़ता है। पिता की मृत्यु के बाद में जब देशद्रोह का आरोप लग गया तो बहुत बड़ा आरोप लग जाता है, और यह ईरान से सीधा प्रस्थान करते हैं अपने परिवार को साथ लेकर, ठीक है। जब ये कंधार के रास्ते जा ही रहे होते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के कंधार के रास्ते जब जा रहे होते हैं, तो रास्ते में कुछ लुटेरों के द्वारा इन पर हमला किया जाता है, इनके परिवार पर हमला किया जाता है, ठीक है। और इनके पास जो भी थोड़ा बहुत हीरे जवाहरात थे या अल्प इनके पास जो भी संपत्ति थी, वो क्या करते हैं लुटेरे, इनकी संपत्ति को लूट लेते हैं। मतलब एक तरीका से बिल्कुल इनको कंगाल कर दिया जाता है, ठीक है। फिर भी देखिए इतनी परेशानी, इतनी विपत्ति आ गई है, ठीक है। एक समय ऐसा भी आएगा कि इन लोगों के पास में खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानी एतमादौला को उठानी पड़ी अपने जीवन में जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर भी इतनी परेशानियों को देखते हुए भी ये क्या करते हैं, कंधार अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद में कुछ कबीलियाई लोगों का सहारा लेते हैं, और वहीं पर असमत बेगम जो हैं वो क्या करती हैं,
अस्मत बेगम जो है वो मेहरुनिसा को जन्म देती हैं 1577 में। ठीक है, 31 मई को मेहरुनिसा का जन्म होता है। मेहरुनिसा का जो अर्थ होता है ना, वो होता है महिलाओं के बीच सूरज या महिलाओं के बीच सूर्य की एक किरण के रूप में देखा जाता है। जन्म देने के बाद में अब मिर्जा ग्यास बेग जो थे, एतमादौला जो थे, वो किसी काम की तलाश में भटक रहे थे, क्योंकि ये बच्चों को जन्म दे दिया है। इनके पास में इनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि ये अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे थे। एक वक्त का खाना भी ये अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, जो खुशियाँ अपनी पत्नी और बच्चों को देनी चाहिए वो खुशियाँ नहीं दे पा रहे थे एतमादौला। इसी बीच क्या होता है, अकबर के दरबार में एक कार्यरत व्यापारी जिसका नाम था मलिक मसूद, ठीक है, इसका कारवा जो था वो यहीं कबीलियाई के, जो कंधार में ये रह रहे थे एतमादौला, इन्हीं के कबीलियाई के क्षेत्र से ये इनका कारवा, मलिक मसूद व्यापारी जो थे, जो कि अकबर के दरबार में कार्यरत थे, इनका काफिला जो था वो कंधार अफगानिस्तान से होकर गुजर रहा था। ठीक है, तो तभी इस काफिले में कौन शामिल हो गए, मिर्जा ग्यास बेग शामिल हो गए। ठीक है, इनसे मुलाकात की और इनको अपनी परेशानी बताई। मिर्जा ग्यास बेग जो थे, बड़ी संकट इनके सामने आ गया था जब इनकी बेटी का जन्म हुआ। अब बच्चों का पालन पोषण करे तो ये सबसे बड़ा प्रश्न इनके ऊपर खड़ा हो गया था। लेकिन इसी बीच एक उम्मीद की किरण नजर आती है मलिक मसूद व्यापारी के रूप में, जो कि काफिला अपना लेकर जा रहा था। और उसी रास्ते में जब इनकी मिर्जा ग्यास बेग से मुलाकात होती है तो ये क्या करते हैं, मलिक मसूद इनसे बोलते हैं कि ठीक है, आप चलिए अकबर दरबार में मैं आपको ले चलता हूँ, वहाँ आपको कोई ना कोई काम या नौकरी छोटी मोटी आपको ज़रूर दिलवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में मिर्जा ग्यास बेग जो होते हैं वो अपने परिवार को साथ लेकर कहाँ पर आ जाते हैं, अकबर के दरबार में आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे मलिक मसूद ही हैं जो इनको कंधार से कहाँ लेकर आए थे, भारत लेकर आए थे एतमादौला को। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में अकबर के जब दरबार में आ जाते हैं तो सबसे पहले तो इनको एक छोटी सी नौकरी दे दी जाती है। और जब छोटी सी नौकरी दे दी जाती है उसमें भी गुजर बसर नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद में अपनी मेहनत व अपनी कुशलता के दम पर बाद में इनको काबुल का दीवान या कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तब जाकर ये थोड़े विकास कर पाते हैं अपने परिवार का और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी, ये उच्च शिक्षा भी दिलाते हैं। ठीक है, तब इनकी कंडीशन, जो आर्थिक स्थिति थी वो तब जाकर सुधरती है। ठीक है, अकबर के दरबार में जो एतमादौला थे वो 1577 से 1605 तक इन्होंने अच्छे से कार्य किया। लेकिन एतमादौला के जीवन में जो अधिक परिवर्तन आया ना, वो जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, जब मेहरुनिसा जहांगीर से शादी करती हैं उसके बाद में तो इनको उच्च पद पर बैठा दिया जाता है जहांगीर के शासनकाल में एतमादौला को। ठीक है, अस्मत बेगम को अकबर के दरबार में हमीदा बानो बेगम के लिए और सलीमा बेगम के लिए व रुकैया बेगम जो थी, ठीक है, हमीदा बानो बेगम कौन थी, अकबर की माँ थी। सलीमा बेगम जो थी वो बैरम खां की विधवा थी और रुकैया बेगम जो थी वो अकबर की पहली पत्नी थी। तो इनकी सेवाओं में इनको दासी के रूप में कार्य करने के लिए लगा दिया जाता है। ठीक है, एतमादौला जो थे अपनी वाइफ से बोलते हैं अस्मत बेगम से कि आप अकबर के दरबार में काम कर लीजिए। तो उसके बाद में ये दासी के रूप में वहाँ कार्य भी करती हैं। उसके बाद में अपने बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा दिलवाते हैं एतमादौला। और शिक्षा दिलवाने के बाद में इनकी जो बेटी थी, ठीक है, नूरजहां, वो भी बड़ी हो जाती है। ठीक है, और उनका विवाह करने की मिर्जा ग्यास बेग सोचते हैं। ठीक है, जो कि एक ईरानी अफगानी लड़के नवयुवक से, जो कि बहुत बहादुर था, उसके साथ में उसका विवाह कर देते हैं, जिसका नाम था अली कुली बेग। ठीक है, अली कुली बेग जो था इसने एक शेर मार दिया था एक ही वार से, इसलिए इससे प्रभावित होकर शेर अफगान की इसको उपाधि जहांगीर ने दी थी। ठीक है, ये जहांगीर के अधीन ही कार्य कर रहे थे। कहाँ पर, वर्धमान एक जहांगीर थी, वहाँ उसको ये संभाल रहे थे। और इस अली कुली बेग का वर्धमान में काफ़ी दबदबा भी था। ठीक है, जो कि वहाँ के जो लोग थे इनसे जलते थे अली कुली बेग से, और बाद में इनकी हत्या भी कर दी जाती है इन लोगों के द्वारा। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हो जाती है वो 1607 में हो जाती है अली कुली बेग की। ठीक है, अली कुली बेग और मेहरुनिसा का जो विवाह होता है, मेहरुनिसा का विवाह 17 वर्ष की उम्र में अली कुली बेग के साथ कर दिया जाता है 1594 में। ठीक है, और 1607 तक ये इनके साथ में रहते हैं। 1607 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना, अली कुली बेग की मृत्यु कर देते हैं। ठीक है, जो जहांगीर के दूत होते हैं वो इनकी मृत्यु कर देते हैं, क्योंकि इनसे जलते थे, क्योंकि ये वर्धमान में काफ़ी अच्छा अपना दबदबा बनाए हुए थे ना अली कुली बेग। ठीक है, अच्छा,
और अली कुली बेग और मेहरुन्निसा से इनको एक पुत्री भी उत्पन्न होती है जिसका नाम था लाडली बेगम। और इसी लाडली बेगम का बाद में जो मेहरुन्निसा है वो विवाह भी करवा देती हैं जहांगीर के सबसे छोटे बेटे के साथ में जिसका नाम था शहरयार। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं हम लोग। अस्मत बेगम का एक क्वेश्चन आता है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किसने किया था? तो वो जो थी वो अस्मत बेगम ने ही किया था। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। विवाह होने के बाद में इनके पति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1607 में मृत्यु हो जाती है। तो अब मेहरुन्निसा के ऊपर भी आर्थिक संकट मंडराने लगता है। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है इनके ऊपर के इनको एक नौकरानी व दासी के रूप में भी कार्य करना पड़ा था मुगल दरबार में। ठीक है, तो मुगल दरबार में जब ये आ जाती हैं, क्योंकि अली कुली की मृत्यु हो जाती है, तो अस्मत बेगम जो थी वो पहले से ही अकबर दरबार में लगी हुई थी और मुगल दरबार में भी, ठीक है, वह कार्य कर रही थी। तो अपनी बेटी को वो क्या करती हैं, मेहरुन्निसा को अपने साथ में लगा लेती हैं। और इसी बीच अकबर का भी निधन हो जाता है और जहांगीर का शासनकाल शुरू हो जाता है। ठीक है, 1605 से 1627 के बीच में। और मेहरुन्निसा जो है वह उनकी बेटी, वह अपनी बेटी को भी साथ में लाती हैं, वह अस्मत बेगम के कहने पर, ठीक है, जो कि इनकी माँ थी मेहरुन्निसा की, दासी व नौकरानी के रूप में ये वहाँ पर कार्य करती हैं मेहरुन्निसा। ठीक है, किन की सेवा करती हैं? देखो, हमीदा बानो बेगम की सेवा करती हैं जो कि हुमायूं की वाइफ थी। सलीमा बेगम की भी सेवा की, ठीक है, जो कि बैरम खां की विधवा थी। और रुकैया बेगम जो कि अकबर की प्रथम पत्नी थी, इनका भी इन्होंने सेवा की। ठीक है, और रुकैया बेगम कौन थी? हिंदाल की बेटी थी, मतलब हुमायूं के भाई की बहन या हुमायूं की भतीजी भी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद में और बात कर लेते हैं। जब ये इस तरीके से 1607 से 4 वर्षों के लिए मेहरुन्निसा जो थी वो जहांगीर के दरबार में दासी के रूप में कार्य कर रही थी, नौकरानी के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक है, हालांकि अभी जहांगीर को पता नहीं चला है कि कोई मेहरुन्निसा नाम की एक अति सुंदर लड़की जो है वो मेरे दरबार में कार्य कर रही है। ठीक है, रुकैया बेगम जो है, मतलब उनकी जो माँ है, सौतेली माँ है, उनके यहाँ पर दासी के रूप में कार्य कर रही हैं। ठीक है, अभी तक जहांगीर को पता नहीं चला है। और यह जो कार्य कर रही थी वह 1607 से 1611 तक के बीच में कार्य करती हैं। 4 वर्ष के लिए दासी के रूप में वहाँ पर कार्य करती हैं जहांगीर के दरबार में। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, जहांगीर के दरबार में एक नवरोज उत्सव या जिसे नौरोज उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। चलिए पहले ये देख लीजिए कि नवरोज क्या है या नवरोज उत्सव क्या है। ठीक है, नवरोज या नौरोज या नवरोज उत्सव का अर्थ होता है एक नया दिन, जिसे हम नव वर्ष के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, यह जो नवरोज उत्सव है यह ईरानी एवं फारसियों का एक त्योहार होता है। ठीक है, जो कि एक नव वर्ष के रूप में ये लोग मनाते हैं। ईरानी कैलेंडर के हिसाब से या पारसी कैलेंडर के हिसाब से जो ईरानी लोग हैं वो 21 मार्च को अपने नव वर्ष के रूप में इस नवरोज उत्सव को मनाते हैं। और ये नवरोज उत्सव जो है ये अभी से ही नहीं है, ये प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। और कहा जाता है कि ये जो नवरोज उत्सव है, ठीक है, इसकी जो शुरुआत की थी नवरोज उत्सव की, बलबन के द्वारा की गई थी। बलबन कौन था? गुलाम वंश का शासक था, जिसका शासनकाल 1249 से 1287 तक रहा। ठीक है, अभी हम मध्यकालीन भारत में पूरा गुलाम वंश से लेकर पूरा सैयद और ये लोदी वंश सभी फिनिश करेंगे। अभी मुगल साम्राज्य चल रहा है, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी नवरोज उत्सव का जब आयोजन किया जाता है जहांगीर के दरबार में, तो पहली बार जहांगीर की मुलाकात मेहरुन्निसा से होती है। और उनकी सौंदर्य को देखकर वो उन पर इतना लट्टू हो जाते हैं, इतना फिदा हो जाते हैं कि रुकैया बेगम से आकर बोल देते हैं कि ये लड़की कौन है? तो वो बोलती हैं कि ये हमारी दासी है। कब से दासी है? ये 4 साल से बेटा यहाँ नौकरी कर रही हैं। कि अच्छा, तो मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। अब भैया सम्राट बन जाते हैं तो भैया इनकी बात कौन काट सकता है। उसके बाद में इनका विवाह भी कराया जाता है। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो नवरोज उत्सव है इसे नौरोज उत्सव भी कहते हैं और जमशेद उत्सव के नाम से भी पारसी इसको पुकारते हैं। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, विवाह की बात आ जाती है। तो सन 1611 ईस्वी में जो जहांगीर हैं वह 12वीं पत्नी के रूप में, ठीक है, 11 पत्नियों से ऑलरेडी पहले ही शादी कर चुके थे और 12वीं पत्नी के रूप में मेहरुन्निसा से शादी कर लेते हैं। और बाद में इनको नूर जहां या नूर महल की उपाधियां भी देते हैं। ठीक है, मेहरुन्निसा का अर्थ मैंने आपको बताया था ना कि महिलाओं के बीच सूरज या महिलाओं के बीच सूर्य की एक किरण
ये इसका अर्थ होता है। और नूर जहां का अर्थ होता है कि सारे जहां की रोशनी या दुनिया की रोशनी, ठीक है। नूर महल का अर्थ होता है महल की रोशनी, ठीक है। चलिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जहांगीर और मेहरुनिसा या नूर जहां की जब शादी हो जाती है तो याद रखिएगा इनको कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। नूर जहां से इनको कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। नूर जहां की जो केवल मात्र एक पुत्री थी जो अली कुली बेग से उत्पन्न हुई थी, ठीक है, उनका नाम था लाडली बेगम। चलिए और बात कर लेते हैं। देखिए जब इनका विवाह हो जाता है ना 1611 ईस्वी में, तो देखिए इनके पिता के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। मिर्जा ग्यास बेग को क्या किया जाता है, वजीर या प्रधानमंत्री बना दिया जाता है जहांगीर के शासनकाल में, जो कि 1611 से 1622 तक उनके वजीर के पद पर या प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे, ठीक है। और इसी बीच इनको एतमाद-दौला की उपाधि भी 1611 में दी जाती है जहांगीर के द्वारा। इसका अर्थ होता है एतमाद-दौला का राज्य का स्तंभ, ठीक है। और इनके भाई के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, देखिए मेहरुनिसा जो थी जब जहांगीर से विवाह कर लेती हैं तो अपने पिता, अपने माता व अपने भाई को अच्छी तरीके से सेटल्ड करना चाहती थी। उनके फ्यूचर को लेकर वो काफी सीरियस थी, ठीक है। तो उन्होंने अपने भाई को आसफ खां को भी एक उच्च पद वहां पर दिलवा दिया था जहांगीर के दरबार में, ठीक है। बाद में आसफ खां की पुत्री जो थी, ठीक है, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है, शाहजहां ने इनको मलिकाए जमानी की उपाधि भी दी थी। और 1612 ईस्वी में शाहजहां के साथ में इनका विवाह करवा दिया जाता है, ठीक है। किनका, मुमताज महल का, ठीक है, जो कि इनके भाई की ही पुत्री थी, ठीक है। बाद में मुमताज महल की 1631 में मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान, ठीक है। मुमताज महल को टोटल 14 संतानें उत्पन्न हुई थी। बाद में इनमें से केवल 7 ही जीवित रही थी, जिसमें से 4 पुरुष व 3 पुत्रियां थीं, जिसमें जहान आरा, रोशन आरा व गौर आरा थी पुत्रियों के रूप में, ठीक है। और पुत्रों के रूप में अगर हम बात करें तो धारा शिकोहा और आपका औरंगजेब, ठीक है, 2 और थे। वो जब उसका शासनकाल आएगा तो हम उसमें अच्छे से समझेंगे। अब जब इतना सब कुछ हो जाता है तो जहांगीर जो था, आप जानते हैं कि जहांगीर जो है वो शराब का बहुत ज्यादा शौकीन था, शराब पीता था, हरम में डला रहता था एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। और इसी बीच जो मेहरुनिसा थी उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ गया और मेहरुनिसा की बात को जहांगीर कभी नहीं काटता था, ठीक है। इसी बीच क्या होता है, मेहरुनिसा जो है वो राजनीति में भी उतर आती है, मतलब जहांगीर के शासनकाल की भी देखरेख करने लग जाती हैं और उनका प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है। उनके शासनकाल को भी देखरेख करती हैं, जो कि 1619 से 1626 तक उन्होंने उनके शासनकाल में हस्तक्षेप किया, ठीक है। दरबार में भी आती थी, व्यापारियों से भी मिलती थी, व्यापार के सिलसिले में राज्य विस्तार कैसे किया जाए उस पर भी चर्चाएं करती थी आकर दरबार में, ठीक है। जहांगीर जो था वो पीकर टुल्ल रहकर बैठा रहता था, ठीक है। और ये सारी चीजें थी। बाद में जहांगीर की आदत को छुड़वा तो नहीं पाई थी, लेकिन बहुत हद तक कम करवा दिया था इस आदत को नूरजहां ने, ठीक है। 1619 से 1626 के बीच में नूरजहां के गुट के नाम से मशहूर हो गया था उनका जो प्रभाव था, या जिसे जुनता गुट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस गुट में देखिए इनके पिता ग्यास बेग थे, इनकी माता असमत बेगम, इनके भाई आसफ खां, वह स्वयं नूरजहां जो थी वो क्या कर रही थी, जहांगीर के शासनकाल को चला रही थी, ठीक है, और उसकी देखरेख कर रही थी। इसी बीच काफी प्रभावी वे वह बहुत हो गई थी कि जो छवि थी दरबार में वो काफी प्रसिद्ध हो गई थी, ठीक है। इस बीच उन्होंने व्यापारिक कार्यों को भी देखा, साम्राज्य विस्तार कैसे किया जाए इस पर भी ध्यान दिया। वह सभी राजनीतिक कार्यों को वह उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। जहांगीर जो थे वो नूरजहां की किसी भी बात को नहीं काटा करते थे, ठीक है। और इसी बीच अपने जब जो इनका नूरजहां गुट चल रहा था, इनका शासनकाल 1619 से 1620 तक का, इसमें 1620 में उन्होंने अपनी पुत्री जो थी नूरजहां की लाडली बेगम, जो कि अली कुली बेग की पुत्री थी, ठीक है, इनका विवाह जो करा देती हैं ये जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से विवाह करवा देती हैं, ठीक है। नूरजहां क्यों करवा देती हैं पता है, क्योंकि ये आगे चलकर शहरयार जो है यह जहांगीर की जगह ले सके और मैं अच्छे से शासन कर सकूं, ठीक है। क्यों पता है, क्योंकि यह एक कमजोर व्यक्ति था, एक अल्पायु का व्यक्ति था और एक दुर्लभ प्रवृत्ति का व्यक्ति था, कमजोर टाइप का था, ठीक है। तो ये सोचती थी कि ये सम्राट बन जाएगा तो ये तो सम्राट बना रहेगा और पीछे से बोलते हैं ना कि कांधे पर रखकर बंदूक चलाना, तो वो वाला हिसाब नूरजहां ऐसा सोच रही थी। तो नूरजहां
इसको सम्राट बनाना चाहती थी, शाहजहां को नहीं बनाना चाहती थी। ठीक है, जब इनका विवाह कर दिया शहरयार का अपनी पुत्री लाडली बेगम के साथ में, तो इनको उच्च मनसबदार भी प्राप्त कराया इन्होंने, मतलब उच्च मनसबदार या इनको इनाम भी दिया। 6000 या 8000 के आसपास इनको उच्च मनसबदार भी बनाया गया था। जब ये सारी बातें जब शाहजहां के कानों में आई और पता चला कि नूरजहां जो है वो शहरयार को सम्राट बनाने की योजना बना रही हैं, ठीक है, तो उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा शाहजहां को। तो शाहजहां क्या करता है, देख लेते हैं। ठीक है, जहांगीर आदेश देते हैं शाहजहां को कि आप कंधार पर आक्रमण करने के लिए चले जाओ, बट वह क्या करता है, इनकी बात को नहीं मानता है, इनके आदेश की अवहेलना करता है, जहांगीर के आदेश की। उसके बाद में क्या करता है, रास्ते से हटाने के लिए अपने भाई खुसरो की भी हत्या कर देता है 1621 में। ठीक है, क्या कर देता है कि लाओ पहले मैं इसको फिनिश करूं, उसके बाद में देखूंगा शहरयार को और बाकी का परवेज है और जहांदर शाह है, इनको मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, 5 पुत्र थे जहांगीर के। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या होता है, जब अपने भाई खुसरो को ये मार देता है, ये खुसरो वही है जो विद्रोह कर देता है जहांगीर के विरुद्ध में। ठीक है, और खुसरो की हेल्प भी की थी अर्जुन देव ने, याद है ना आपको, और अर्जुन देव को मरवा भी दिया था। ठीक है, जहांगीर ने। उसके बाद में क्या करते हैं, शाहजहां दक्षिण भारत की ओर, दक्कन की ओर आक्रमण कर देते हैं, मतलब अपना विद्रोह शुरू कर देते हैं 1623 में। देखिए 1623 में क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, दक्कन विद्रोह के नाम से जिसे जाना जाता है, शाहजहां अपने पिता के विरुद्ध कर देते हैं। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए जो नूरजहां थी या जहांगीर थे, वो क्या करते हैं, नूरजहां अपने भाई आसफ खां को ना भेजकर, ठीक है, अपने सेनापति महावत खां वह अपने पुत्र परवेज को, जो 4थे नंबर के थे जहांगीर के पुत्र, उनको क्या करती हैं, इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजती हैं और बाद में इस विद्रोह को दबा दिया भी जाता है। ठीक है, महावत खां और परवेज के द्वारा। ठीक है, अच्छा, इस विद्रोह को शुरू किया था 1623 में शाहजहां ने और 1625 तक का समय लग जाता है इस विद्रोह को दबाने में। शाहजहां जो है वो जहांगीर के दरबार में आकर जहांगीर से माफ़ी भी मांग लेते हैं और उसके बाद में जहांगीर शाहजहां को माफ़ भी कर देते हैं। उसके बाद में शाहजहां जो है वो फिर कुछ और प्लान बनाने लगते हैं कि मैं राजपाट को कैसे पाऊँ। ठीक है, और इसी बीच शाहजहां वह उनके ससुर आसफ खां, अरे आसफ खां, हाँ भाई, मुमताज नूरजहां का भाई जो है ये अब क्योंकि इसने अपनी बेटी मुमताज महल की शादी कर दी है शाहजहां से, तो ये भी चाह रहा है कि मेरा जो दामाद है वो सम्राट बन जाए, मुझे और अच्छा उच्च पद मिलेगा, मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी। तो ये क्या करते हैं, षड्यंत्र बनाने में लग जाते हैं, मतलब और आगे क्या गतिविधि करनी है उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इसी बीच क्या होता है, महावत खां भी विद्रोह कर देते हैं। अरे महावत खां ने तो अभी विद्रोह को दबाया था, अभी विद्रोह कर रहा है। हाँ, महावत खां भी क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं और परवेज को अपने साथ में मिला लेते हैं। जहांगीर का जो 4था पुत्र था उसको भी अपने साथ में मिला लेते हैं कि देखो हम विद्रोह कर देते हैं जहांगीर को और नूरजहां को, और उसके भाई की मृत्यु कर देते हैं। उसके बाद में सारा राजपाट परवेज तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तुम मुझे वजीर या प्रधानमंत्री बना लेना। इस तरीके से वहकाबे में आकर महावत खां के साथ में परवेज मिल जाते हैं और यह विद्रोह महावत खां 1626 में करते हैं। ठीक है, देखिए क्यों कर देते हैं पता है, ये विद्रोह नूरजहां से जलने लगा था महावत खां। क्यों जलने लगा था, देखिए जैसे महावत खां जो सेनापति तो था ही, लेकिन नूरजहां के हाथ में थी उस समय सत्ता, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो नूरजहां ने महावत खां से कहा कि आप जो युद्ध में जाते हो, आप लेकिन हिसाब नहीं देते हो कि युद्ध में कितना धन आपने लूटा है, क्या किया है। तो इस ईर्ष्या के चक्कर में महावत खां विद्रोह कर देता है। ठीक है, हिसाब मांगती थी नूरजहां, एक एक चीज का, एक एक पैसे का, एक एक पाई का हिसाब मांगती थी, लेकिन ये गड़बड़ाहट कर दिया करता था हिसाब में। तो इस वजह से, ये जलन की वजह से महावत खां ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, जहांगीर, नूरजहां वह उसका भाई आसफ खां जब काबुल जाते टाइम, ठीक है, जब ये काबुल जाते हैं तो उसी टाइम पर क्या कर देते हैं, महावत खां इनको कैद कर लेते हैं। और इसी बीच नूरजहां की बुद्धिमत्ता के कारण ही नूरजहां इन सबको कैद से निकाल भी लेती हैं। ठीक है, जब कैद से निकाल लेती हैं तो शाहजहां को भी मौका मिल जाता है। तो शाहजहां भी क्या करते हैं, शाहजहां भी मौका पाकर 4थे पुत्र परवेज की हत्या कर देते हैं, क्योंकि ये इनके साथ में मिले हुए थे महावत खां के साथ में। जब जहांगीर को पता चलता है कि मेरा 4था बेटा जो है ये परवेज भी महावत खां के साथ में मिला हुआ है,
तो पहले परवेज खां की हत्या कर देते हैं, ठीक है, शाहजहां। और एक तरीके से नूरजहां की नज़रों में एक अच्छी छवि बनाना चाह रहे थे शाहजहां। क्यों बनाना चाह रहे थे? क्योंकि भैया राजपाट पर तो दोनों की ही निगाह है ना। नूरजहां भी यही चाह रही है कि शहरयार बन जाए, जिससे कि मैं और अच्छे समय तक शासन काल अच्छा चला सकूं जहांगीर का, इनकी मृत्यु के बाद में। क्योंकि जहांगीर शराब ज़्यादा पीने लगा था, तो उसकी बीच में तबीयत भी खराब हो जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी और योजनाएं अपनी अपनी सब बना रहे थे। तो शाहजहां को भी मौका मिल जाता है और इसी बीच में परवेज की हत्या कर देता है, ठीक है। और जब परवेज की हत्या कर देता है तो महाबत खां का जो प्लान था वो सब चौपट हो जाता है। वह शाहजहां की शरण में चला जाता है कि भैया मुझे कुछ नहीं करना है। माफ़ी मांग लेता है शाहजहां से कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं करना है। और इसी बीच आसफ खां की हेल्प से वह गद्दी पर भी बैठ जाता है शाहजहां। देखिए कैसे बैठ जाता है, कूटनीति अपनाई थी इन लोगों ने, ठीक है। पहले तो इन लोगों ने एक प्लान षड्यंत्र बनाने की योजना बनाई, ठीक है। इसी बीच महाबत खां का विद्रोह हो जाता है, जिसमें परवेज खां को भी रास्ते से हटा दिया शाहजहां ने, ठीक है। और महाबत खां तो खुद गुलाम बन गया, ठीक है, बन गया ना। तो ये सारा प्लान था, एक मतलब एक सिचुएशन बन गई थी उस समय, ठीक है। और आसफ खां जो है वो अपनी बहन नूरजहां से बोलते हैं, क्योंकि ये भी चाह रहे हैं कि मेरा जो दामाद है वो सम्राट बन जाए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आसफ खां नूरजहां से बोलते हैं कि बहन देखो, आपकी मदद करी, आपके पति की मदद करी, आप लोगों को कैद से भी निकालने की कोशिश करी शाहजहां ने, ठीक है। और परवेज की हत्या करी, देखो कितना गद्दार निकला परवेज। इस तरीके से नूरजहां कहती है कि चलो ठीक है, शाहजहां को गद्दी पर बैठा दिया जाए, ठीक है। और शहरयार तो ढीला ढाला सा है ही, इसलिए मेरा जो दामाद है वो तो ढीला ढाला सा ही है, तो इसलिए शाहजहां को गद्दी पर बैठा दिया जाए। तो आसफ खां की हेल्प से शाहजहां जो है वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तभी उसके बाद में गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देकर वह क्या कर देते हैं, शाहजहां उनको लाहौर भेज देते हैं। लाहौर के किले में आप रहिए अच्छे से, ठीक है, आपको पेंशन दी जा रही है, सारी चीज़ें हैं, और बाकी का शासन अब मैं करूँगा। आपने बहुत राजनीति में हस्तक्षेप कर लिया। और इसी के साथ 1627 से 1645 तक, जब तक मर नहीं जाती हैं, तब तक वह लाहौर में ही रही थी नूरजहां। तो ये था नूरजहां का, हमने पूरा जीवन परिचय भी समझ लिया, और मिर्जा ग्यास बेग का भी हमने, एतमादौला का भी अच्छे से जीवन परिचय समझ लिया, और आसफ खां के बारे में भी हमने अच्छे से जान लिया, ठीक है। चलिए, मिर्जा ग्यास बेग एतमादौला की मृत्यु 1622 में हो जाती है कांगड़ा नामक स्थान पर। उसके बाद में इनको आगरा में दफनाया जाता है, जो कि एतमादौला के मकबरा के नाम से जाना जाता है। और तो अब आ जाता है हमारा एतमादौला का मकबरा। चलिए इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एतमादौला का मकबरा जो है, जब मिर्जा ग्यास बेग की मृत्यु कांगड़ा नामक स्थान पर हो जाती है, ठीक है। कश्मीर जा रहे थे ये, क्योंकि उस समय गर्मियों का दिन था, तो सर्दी का मजा लेने के लिए कश्मीर में जा रहे थे। तो उसी बीच कांगड़ा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु 1622 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है मिर्जा ग्यास बेग की, ठीक है। उसके बाद में इनको यहीं पर एतमादौला में दफना दिया जाता है, आगरा में लाकर, ठीक है, जब इनके मकबरे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो एतमादौला का मकबरा जो है, इसका जो निर्माण कराया था वो 1626 में शुरू करवाया था, ठीक है। किसने? नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनवाया था, ठीक है। और यह कंप्लीट हुआ था 1628 में, मतलब 2 वर्ष का समय लग गया था इसको तैयार करने में, ठीक है। बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था नूरजहां ने। कहाँ पर? आगरा में ही स्थित है। और करीबन 5 लाख रुपए का खर्चा आया था उस समय इस मकबरे को बनवाने में, ठीक है। और इसी मकबरे के अंदर, एतमादौला का जो मकबरा है, इसी मकबरे में इनकी वाइफ अस्मत बेगम की भी कब्र बनी हुई है, ठीक है। अस्मत बेगम की मृत्यु 1621 में हो जाती है। उसके 1 साल बाद में इनके पति मिर्जा ग्यास बेग की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अस्मत बेगम की जो कब्र है, ये पीले किस्म के कीमती पत्थर से बनी हुई है, और इसी एतमादौला के मकबरे के अंदर, ठीक है। और एतमादौला का मकबरा जो है, ये मिर्जा ग्यास बेग का ही मकबरा है, जैसा कि पीछे हमने इनका जीवन परिचय अच्छे से पढ़ा है। चलिए और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में, एतमादौला के मकबरे की, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। एतमादौला का मकबरा जो है, यह मुगलों का सबसे छोटा मकबरा है, ठीक है। इसीलिए इसको बेबी ताज भी कहा जाता है। बेबी ताज क्यों कहा जाता है? कि ये जो है, ये इसके कुछ अंश जो है वो ताजमहल से मिलते हैं, ठीक है। हालांकि ताजमहल का भी निर्माण नहीं हुआ है,
लेकिन इसके कुछ अंश जो है वो ताजमहल जब बन रहा था तो उसके निर्माण में लिए गए थे। ठीक है, जैसे पित्रा शैली ले ली गई थी और पूरा संगमरमर से बना हुआ है, तो ताजमहल को भी पूरे संगमरमर से बनवाया गया था, तो ये कुछ चीज़ें ली गई थी। ठीक है, मुगलों का सबसे छोटा मकबरा जो है वो एतमादौला का मकबरा है, और मुगलों का सबसे बड़ा मकबरा कौन सा है, तो वो हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, चलिए, एतमादौला का मकबरा जो है ये सबसे पहला मुगलों का मकबरा है जिसमें पित्रा शैली का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, पित्रा शैली क्या होती है, देखिए समझ लेते हैं। पित्रा शैली जो होती है ना, वो होती है कि संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात जड़ने की खूबसूरत तरीके से जो जड़ावत की जाती थी ना, उसी को पित्रा शैली कहा जाता था, जो कि जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम इस शैली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और देखिए भारत में पित्रा शैली का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था उसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो राजस्थान के उदयपुर शहर में मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, गोल मंडल मंदिर से 1600 ईस्वी में ये साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर भी पित्रा शैली का प्रयोग किया गया था। बाद में इसी पित्रा शैली का प्रयोग ताजमहल में भी किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को भी अच्छे से समझना है। चलिए और बात कर लेते हैं, एतमादौला का जो मकबरा है ये पूरा का पूरा संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा है मुगलों का और भारत का भी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलिए और बात कर लेते हैं, इसकी विशेषताएं और देखते हैं एतमादौला के मकबरे की। एतमादौला के मकबरे को श्रृंगारदानी या आभूषण का बक्सा या बॉक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है, क्योंकि इसमें पित्रा शैली का प्रयोग किया गया था जिसमें हीरे जवाहरात आदि पत्थरों पर जड़वाए गए थे। ठीक है, इसलिए इसको श्रृंगारदानी या आभूषण का बक्सा या बॉक्स भी कहते हैं। चलिए थोड़ा और बात कर लेते हैं, एतमादौला का जो मकबरा है इसी मकबरे के पास में 3 किलोमीटर के पास करीबन आरामबाग भी स्थित है जो कि 1528 में बनाया गया था। ये मैं पूरा अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है, और इसी एतमादौला के मकबरे के पास में करीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर चीनी का रोजा भी है, इसको भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये चीनी का रोजा जो है ये अफजल खां का मकबरा है। ठीक है, जो कि अफजल खां कौन थे, यह शाहजहां के वजीर थे और इन्हीं के शासनकाल में शाहजहां के द्वारा यह चीनी का रोजा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 1635 में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और यह चीनी का रोजा पहला ऐसा मकबरा या इमारत थी जो पारसी शैली की बनी हुई थी। मतलब अभी तक ईरानी शैली, फारसी शैली और ये पित्रा शैली इन सभी का प्रयोग किया गया था, लेकिन ये चीनी का रोजा जो था इसका जो मकबरा बनवाया गया था अफजल खां का मकबरा, ये पहला ऐसा मकबरा था जो फारसी शैली पर बना हुआ था या इमारत थी ये। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग जहांगीर के मकबरे पर। जहांगीर का जो मकबरा है यह 1 मंजिला इमारत है। ठीक है, और यह संगमरमर से भी बना हुआ है और लाल बलुआ पत्थर का भी इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, जहांगीर का जो मकबरा है, ठीक है, इसका जो विचार का जो निर्माण शुरू करवाया था वो 1627 में विचार किया गया था कि इसका हम लोग निर्माण कराएंगे, लेकिन इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1637 में इसको शुरू करवाया गया था। ठीक है, जहांगीर का जो मकबरा था इसका जो पूरा का पूरा डिजाइन तैयार किया था वो नूरजहां ने तैयार किया था। ये उन्हीं के दिमाग की उपस्थिति के जहांगीर के मकबरे को कैसे बनवाया जाए। ठीक है, और ये जहांगीर का मकबरा जो बनवाया गया था ये एतमादौला के मकबरे से प्रेरणा लेकर बनवाया गया था, तभी नूरजहां ने जहांगीर के मकबरे का डिजाइन अपने दिमाग में सोचा और उसको बनवाया था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। जहांगीर का जो मकबरा है इसके प्रत्येक कोने पर 5 मंजिल मीनार लगी हुई हैं। ठीक है, जैसे ताजमहल में लगी हुई है ना 4 कोने पर मीनारें लगी हुई हैं, ऐसी इसमें भी 4 कोने पर मीनारें लगी हुई थी जो 5 मंजिला थी, जो करीबन जिनकी ऊंचाई 100 फुट थी प्रत्येक मीनार की। ठीक है, चलिए जहांगीर का मकबरा जो था ये नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अपने पति की याद में बनवाया गया था। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर के शाहदरा शहर में है, रावी नदी पर। ठीक है, और इनकी मृत्यु जहांगीर की 1627 में ही हो जाती है लाहौर में। ठीक है, पहले इनको लाहौर के दिल कुशन गार्डन में जो कि लाहौर के शाहदरा में था वहाँ पर दफनाया जाता है। बाद में जब मकबरा बनकर तैयार हो जाता है तो इनको क्या किया जाता है, लाहौर के शाहदरा के मकबरे में दफना दिया जाता है। ठीक है, और इस जहांगीर के मकबरे में एक गार्डन, बगीचा एवं फुब्बारे आदि भी लगे हुए हैं। जहांगीर का मकबरा बनवाने में जो खर्चा आया था वो करीबन $1 मिलियन के समथिंग अगर हम बात करें तो खर्चा आया था।
ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं जहांगीर के मकबरे से संबंधित। जहांगीर के मकबरे में 2 प्रवेश द्वार हैं, पहला उत्तरी दरवाजा या उत्तरी गेट या दक्षिणी गेट या दक्षिणी दरवाजा। और ये दक्षिणी जो दरवाजा है यही इस समय वर्तमान में मुख्य प्रवेश द्वार भी है, जहाँ से आप जहांगीर का मकबरा देखने जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये पाकिस्तान में है तो वीज़ा लगेगा, आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, चलिए इसी मकबरे के अंदर ही देखिए एक अकबरी सराय भी है। ठीक है, और आसफ खां जो कि इनके साले साहब थे, इनकी कब्र व इनका मकबरा भी इसी जहांगीर के मकबरे के अंदर स्थित है। अब नूरजहां के मकबरे पर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए इसी के जहांगीर के मकबरे के पास में ही नूरजहां का मकबरा भी बना हुआ है। देखिए नूरजहां ने अपने समय में अपने पिता का मकबरा संगमरमर से बनवाया, अपने पति का मकबरा भी संगमरमर से बनवाया, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद में, ठीक है, इनका जो मकबरा बनवाया वो लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और नूरजहां का मकबरा कहाँ है? लाहौर के शाहदरा में ही स्थित है। इसका निर्माण 1646 में करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। कंप्लीट कब हुआ था? 1650 में जाकर कंप्लीट हुआ था, मतलब 4 वर्ष का समय लग गया था नूरजहां के मकबरे को तैयार करने में। ठीक है, देखिए नूरजहां की मृत्यु कब हो गई थी? 68 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है, दिसंबर में 1645 में लाहौर में। उसके बाद में शाहजहां जो हैं वो मकबरे का काम शुरू करवा देते हैं बनवाने का। ठीक है, देखिए इनका जो मूल नाम था नूरजहां का वो मेहरुन्निसाई था, जिसका अर्थ होता है महिलाओं के बीच सूर्य या महिलाओं के बीच सूरज की किरण। ठीक है, और इनको उपाधियां जहांगीर के द्वारा 1611 में दी गई थी, नूरजहां और नूर महल की। नूरजहां का अर्थ होता है दुनिया की रोशनी या सारे जहां की रोशनी, और नूर महल का अर्थ होता है महल की रोशनी। ठीक है, और नूरजहां के मकबरे को बनवाने में जो खर्चा आया था वो करीबन 3 लाख रुपए का खर्चा उस समय आया था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को सजाने के लिए नूरजहां के मकबरे से सजावटी पत्थर निकलवाकर 1764 में जस्सा सिंह व आलूवालिया सिंह के द्वारा, ठीक है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सजावट कराई गई थी नूरजहां के मकबरे से पत्थरों को निकलवाकर। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण जो करवाया गया था वो 1689 में ये कंप्लीट हुआ था। 1581 में इसकी नींव डाली गई थी। किसके द्वारा? अर्जुन देव के द्वारा डाली गई थी, और अर्जुन देव की हत्या भी करवा दी थी ना जहांगीर ने। ठीक है, खुसरो की हेल्प करने की वजह से और इस्लाम धर्म ना मानने की वजह से भी। ठीक है, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है यहाँ पर एक सरोवर का निर्माण जो कराया था वो रामदास ने कराया था, जो कि 3रे गुरु थे सिख धर्म के, और अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे। तो ये सारी चीजें थी हमारे जहांगीर और नूरजहां का मकबरा हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, एतमादौला का मकबरा भी हमने अच्छे से समझ लिया इस वीडियो में, और बाकी की जो शेष इमारतें हैं जैसे शालीमार बाग है और हमारा आगरा का जो किला है उसमें हमारा न्याय की जंजीर है वो भी देखेंगे, और एक आसफ खां का जो मकबरा है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे हम लोग जहांगीर स्थापत्य कला के पार्ट 7 के 3 के सी में। अच्छे से जो शेष इमारतें रह गई उसको अच्छे से हम समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।